देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर। हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस खास कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तर प्रदेश से? बीजेपी की बैठक में पहुंचने वाले 5:30 बजे विभागीय समीक्षा बैठक करेंगे जो एनेक्सी लोक भवन में होगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार विभागीय समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और बजट चूंकि आना है तो बजट को लेकर भी हर विभागों की समीक्षा बैठक कर सीएम योगी आदित्यनाथ ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस विभाग में कितना बजट खर्च हुआ है, कितना बचा है, कौन सा विभाग फिसड्डी है, क्योंकि उसी अनुपात में वो अगले बार बजट भी देना चाहते हैं। इसके अलावा हम लखनऊ की बात कर लें तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही जिस तरह से कोडिन कफ सिरप का मुद्दा गरमाया था, अब शुभम जायसवाल के जो परिवार वाले हैं उनको ईडी ने फिर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। तो एक तरह से कहा जाता है कि जो सिंडिकेट कोडिन कफ सिरप में उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था उसको लेकर ईडी लगातार छापेमारी और पूछताछ कर रही है। इसमें और गिरफ्तारी होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा हम मौसम की बात कर लें तो मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में 1 से 3 फरवरी तक कुहासे और तेज शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। और कल से ही हम पश्चिमी यूपी की बात करें, चाहे मथुरा की बात कर लें, आगरा की बात कर लें, मैनपुरी की बात कर लें, अलीगढ़ की बात कर लें, या फिर हम पूर्वांचल की बात कर लें, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, ये सारे जनपद, इसके अलावा बुंदेलखंड के जनपद भी भयंकर कुहासे की चपेट में रहे। लोगों का जो जीवन यापन है या ये कहिए कि जो यात्रा है वो काफ़ी बाधित हुई। हालांकि इस समय मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने अभी भी अलर्ट जारी किया है कि अभी भी यहाँ पे तेज शीतलहर चल सकती है और कुहासे का सामना 3-4 दिन करना पड़ेगा। इसके साथ ही बारिश का भी अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। इसके अलावा हम लखनऊ की खास खबरों की बात कर ले सुनिया तो एक एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी की हत्या कुछ हमलावरों ने कर दी है। तो जो बदमाश उनकी हत्या की है उसकी धरपकड़ पुलिस विभाग के तरफ से चल रही है। इसके अलावा एसआईआर की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करके एसआईआर की प्रक्रिया को कैसे सही किया जाए, कैसे जो मतदाता हैं उनको जोड़ा जाए, उसके लिए हर बूथों पे आज जिम्मेदारी तय की गई है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हर बीएलओ के साथ आज मिल करके एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल होंगे, जिससे वो जो मतदाता छूट गए हैं उनको उसमें सम्मिलित कराने का काम करेंगे। ठीक है राघवेंद्र, आपके पास लौटूंगी इसी पर ज्यादा जानकारी को लेकर। ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ईशा, क्या कुछ खास खबरें हैं आज चंडीगढ़ से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जालंधर पहुंचने वाले हैं, कल श्री गुरु रविदास जयंती है और इस मौके पर, इस अवसर पर प्रधानमंत्री जालंधर पहुंचेंगे। शाम 4 बजे कार्यक्रम रखा गया है। श्री सचखंड बला जो डेरा है वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उससे ठीक पहले आप देख सकते हैं पंजाब बीजेपी मुख्यालय जो कि सेक्टर 37 में मौजूद है चंडीगढ़ में, और यहाँ पर पंजाब बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। गतिविधियां आप देख सकते हैं, हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर 11:30 बजे यहाँ पर बैठक रखी गई है और बैठक शुरू होने वाली है। यहाँ पर देखिए पंजाब बीजेपी के सह प्रभारी बीते कल पहुंच गए थे नरेंद्र रैना चंडीगढ़ में, और बीते कल भी महासचिवों की एक बैठक दौरे को लेकर की गई। और अभी पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा और साथ ही साथ जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं अश्वनी शर्मा के साथ साथ सुनील जाखड़ वो बैठक में मौजूद रहेंगे। और कोर कमेटी के जितने भी बड़े नेता हैं पंजाब बीजेपी के वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। और बैठक को लेकर ये तय किया जाएगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच रहे हैं तो किस तरीके का प्रबंध रहेगा। देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समय अभी काफ़ी है, करीब 1 साल समय यहाँ पर बचा है और 2027 के प्रथम में ही ये चुनाव होने हैं पंजाब में। उससे पहले माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि उनका ये धार्मिक कार्यक्रम ज़रूर है, लेकिन वो जो रविदासी समुदाय है उन्हें साधने का काम करेंगे। और पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर 32% दलित समुदाय रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रविदासी समुदाय से जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और माना जाता है कि पंजाब में सरकार बनाने में द्वाबा बेल्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव का बिगुल कल बजाने वाली है। और यहाँ पर देखिए धार्मिक कार्यक्रम ज़रूर है, लेकिन चाहे पंजाब सरकार की बात करें या कांग्रेस की,
तमाम मांगे यहाँ पर प्रधानमंत्री के समक्ष रखी गई है। ये भी देखना है कि धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐलान करके भी जाते हैं। शाम 4 बजे वो जालंधर के डेरे में पहुंचेंगे। वहां पर देखिए जो डेरा प्रमुख है निरंजन दास, उन्हें पद्मश्री की घोषणा भी सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से की गई है और ऐसे में उनसे भी मुलाकात की जाएगी और डेरे के अनुयायियों को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जालंधर में प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले देखिए आज जालंधर के एक नामी स्कूल को ईमेल के जरिए ये बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि आज शनिवार है तो स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, स्कूल पहले से खाली था, लेकिन जो जांच पड़ताल है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। और लगातार जिस तरीके से पंजाब हो या चंडीगढ़ हो बॉम्ब ब्लास्ट करने की जो धमकी ईमेल के जरिए मिल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी चिंता यहाँ पर जताई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर किसी तरीके की अप्रिय घटना ना घटित हो, इसको लेकर भी पंजाब पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। डीजीपी गौरव यादव की बात करें, बीते कल वो जालंधर में मौजूद थे और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं। पंजाब बीजेपी मुख्यालय गतिविधियां यहाँ पर तेज हो गई है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर बीजेपी की जो बैठक है कोर कमेटी की वो शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर ये बैठक रहेगी। दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा की बात करें, देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देखिए फरीदाबाद पहुंच चुके हैं। फरीदाबाद की सूरजकुंड में शिल्प जो महाकुंभ है, शिल्प मेला, उसका जो उद्घाटन है थोड़ी ही देर में उपराष्ट्रपति की तरफ से किया जाएगा और वहां पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। 16 दिन तक ये शिल्प महोत्सव चलेगा और हरियाणा सरकार का ये भी कहना है विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, इसमें एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है ये जो शिल्प महाकुंभ जिसका शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है वो भी एक मिसाल पेश करेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुनकर पूरे देश विदेश से यहाँ पर पहुँचेंगे फरीदाबाद में और इन्हें एक जगह प्लेटफॉर्म दी गई है सरकार की तरफ से ताकि वो अपनी जो कारीगिरी है वो दुनिया को दिखा सके। तो जो देश के उपराष्ट्रपति हैं थोड़ी ही देर में उद्घाटन करने वाले हैं शिल्प मेले का। तो ये तमाम जो खबरें हैं इन पे हमारी नजर है। ठीक है ईशा, आपके पास लौटूंगी। राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता हापुड़ से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। क्या कुछ खास खबरें हैं राजकुमार आज हापुड़ से? आपको बता दें सोनिया, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में कड़ाके की जो ठंड का असर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बताते चलें लगातार जिस तरह से पिछले दिनों बरसात और ओला वृष्टि जो देखी गई थी तो उसको लेकर कहीं ना कहीं का जो ठंड का जो असर है वो साफ तौर पर दोबारा देखा जा सकता है। आपको बताते जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर हो रही बरसात और जिस तरह से कोहरे की जो घनी चादर है वो हापुड़ में छाई हुई है और कहीं ना कहीं जो असर है साफ तौर पर आम जनजीवन बेहाल हो चुका है। आपको बताते चले आज सुबह से ही लगातार जो कोहरे की घनी चादर है वो हापुड़ पर छाई हुई है और कहीं ना कहीं ठंड का जो सितम है या जो कोहरे का जो सितम है लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त करता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर घने कोहरे की जो चादर थी उसको हापुड़ को अपने आगोश में ले लिया था और कहीं ना कहीं वाहनों की जो रफ्तार थी उस पर भी अंकुश लगता हुआ नजर आया था। विजुअलिटी की बात करें सोनिया तो 0 से लेकर 50 मीटर की विजुअलिटी थी और कहीं ना कहीं विजुअलिटी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगते हुए जो है रेंगते हुए वाहन हाईवे पर नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ठंड की जो वापसी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। आपको बताते चले मौसम विभाग की बात करते हैं तो 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक बारिश का जो अनुमान है वह भी जताया जा रहा है। आज सुबह से ही हापुड़ में शीतलहर जो हवाएं हैं वो चलती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं मनाली और जो जम्मू जैसा हालात जो है वो साफ तौर पर हाईवे पर देखा गया। जो पेड़ थे उन पर जो ठंडी ठंडी जो जिस तरह से एक बरसात का जो बूंदें होती हैं वो गिरती हुई नजर आ रही थी और जो ओस थी वह भी गिरती हुई नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं सुबह से ही लगातार कोहरे की जो घनी चादर है हापुड़ को अपने आगोश में लिया है और वाहन चालकों से भी जब हमारी बात हुई तो वाहन चालकों का कहना है कि वाहन चलाने में भी उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो ठंड और कोहरे का जो सितम है उनको परेशान कर रहा है और जिस तरह से वाहनों की रफ्तार पर अंकुश के साथ साथ जो वाहन
है वो भी कहीं ना कहीं रेंगते हुए नजर आए, और ठंड जिस तरह से वापस लौटती यूपी में नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से फरवरी माह भी अब आएगा, आज 31 जनवरी है, और जी कहीं ना कहीं फरवरी माह में अभी ठंड कितनी लोगों को परेशान करने वाली है। जी ठीक सोनिया। है राजकुमार, आपके पास लौटूंगी। महावीर सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए उत्तरकाशी से, हमारे संवाददाता, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तरकाशी से महावीर? जी बिल्कुल, निश्चित निश्चित तौर पे मैं बता दूं, इस समय उत्तराखंड में जो है भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम चल रहा है, और उसके तहत जो है प्रत्येक तौर पे है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पे बर्फबारी हो रखी है और रास्ते पूरी तरह से बंद है, जिसके कारण उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है। मगर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वहां पे जो है सरकार के जो कार्यक्रम है उनको दिखाया जा रहा है, और प्रत्येक विभाग वहां पे पहुंच रहा है, और जो ग्रामीण है उनकी जो समस्या है वो लगभग वहीं पे निस्तारित किए जा रहे हैं। कुछ समस्या ऐसे जो कि वहां पे, उसी तरह का मैं बता दूं, उत्तरकाशी इस समय पहाड़ों का जो मौसम भले सुस्त हो रखा है और आज कड़ाके की धूप लगी हुई है, मगर जो ऊपरी इलाका है वहां पे जो बर्फबारी गिर रखी है उसके कारण जो है ठंड का काफी इजाफा हो रखा है। जो बर्फीली हवाएं चल रही है उसके कारण जो है जनजीवन काफी तरह से कुछ हद तक अस्त व्यस्त है। उसी तरह मैं बता दूं, जिस तरह ठीक है महावीर, आपके पास लौटूंगी। आपकी आवाज ब्रेक होकर हम तक पहुंच रही है, ठीक तरीके से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लौटूंगी आपके पास। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, राघवेंद्र, केजीएमयू में धर्मांतरण का जो मामला है उस पर अभी फिलहाल जांच चल रही है, एसटीएफ लगातार इस पर जांच कर रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, और अब तक जो पूरा खुलासा हुआ है उसमें कितने धर्मांतरण किए गए थे, जो डॉक्टर रमीज को लेकर जो खुलासा हुआ है उसके करीबी को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछा कि कितने धर्मांतरण किए गए हैं तो उसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? बिल्कुल सोनिया, केजू धर्मांतरण का मुद्दा गर्माता जा रहा है, और जिस तरह से केजीएमयू के डॉक्टर रमीज द्वारा धर्मांतरण कराए गए, जिस तरह से अपने ही जूनियर सबॉर्डिनेट डॉक्टरों के धर्मांतरण कराए गए, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि इस शैक्षणिक संस्थान में किस तरह से धर्मांतरण का गढ़ हो गया और किस तरह से यहाँ पे धर्मांतरण कर महिलाओं को अन्य धर्मों में तब्दील किया गया। और जिस तरह से निकाह कराने वाले के रमीज के नज़दीकी की गिरफ्तारी, उसके बाद पूछताछ में जो जानकारियाँ मिल रही हैं कि सैकड़ों की तादाद में केजीएमयू में धर्मांतरण हुए हैं, और उसमें तमाम हिंदू छात्राएं जो थीं, एमबीबीएस की छात्राएं थीं, उनका धर्मांतरण लगभग 30 से 40 उन छात्राओं का धर्मांतरण कराया गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से एसटीएफ जांच लगाई गई है, और वहाँ जितने भी अवैध मजार हैं वहाँ पे केजीएमसी में वो भी तोड़े जा रहे हैं, कई मजार तोड़े गए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अवैध धर्मांतरण का मुद्दा जिस तरह से छांगुर के गिरोह ने किया था नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती नो मैंस लैंड एरिया में, उसी की तर्ज पे ये भी धर्मांतरण देखा गया है, क्योंकि जो लैपटॉप में जानकारियां मिली हैं, जो उसके मोबाइल फोन से रिकॉर्ड तलब किए गए हैं कवर करके, उसमें जो जानकारियां मिल रही हैं, फॉरेन फंडिंग की बातें सामने आई हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस धर्मांतरण में कौन कौन से वो गल्फ कंट्री थे जो पैसे के लेन देन करते थे और फंडिंग करते थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये धर्मांतरण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, केवल केजीएमसी तक सीमित नहीं है, बल्कि इन डॉक्टरों का गिरोह पूरे उत्तर प्रदेश में ही धर्मांतरण करा रहा था, ये जानकारी मिल रही है। अब एसटीएफ जब जांच के अंतिम मुहाने पर पहुंचेगी तो देखना होगा कि अन्य कौन कौन से वो लोग शामिल हैं, किस किस कंट्री के लोग शामिल हैं जो इसमें संलिप्त थे। बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से धर्मांतरण किया जाता था, जो रमीज का करीबी मिला है जिसको गिरफ्तार किया गया है, वही पूरे आधार कार्ड बनाता था, किस तरीके से कहां से ये पूरा लिंक चलता था, इसको लेकर कोई जानकारी मिली है? नकली आधार कार्ड, नकली दस्तावेज बनाया करता था। बिल्कुल सोनिया, नकली आधार कार्ड और दो आधार कार्ड एक व्यक्ति के पास होने के सबूत मिले हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के तमाम ऐसे कैफ़े होते हैं जहां पे ये आधार कार्ड बना लेते हैं लोग, वहां पे एक संगठित गिरोह के रूप में आधार कार्ड बनाने की बातें सामने आई है। सैकड़ों की तादाद में 2-2, 3-3 आधार कार्ड मिले हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी अलग हैं। इसके अलावा इन आधार कार्डों का प्रयोग भी किया गया है सरकारी दस्तावेजों में या अन्य लाभ लेने
देने वाले दस्तावेज में तो कहा जा सकता है कि ये मामला धर्मांतरण का तो है ही है। कहीं ना कहीं से जिस तरह से गलत एविडेंस इकट्ठा करके अन्य चीज़ों में इसका प्रयोग किया गया है, ये सोचनी है, क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं हैं या हम पासपोर्ट बनवाते हैं वहाँ पे आधार कार्ड का प्रयोग करते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि SIR की प्रक्रिया के बीच में जिस तरह से धर्मांतरण के मुद्दे में फर्जी आधार कार्ड की बातें सामने आई हैं, वैसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोर्ट का निर्णय आया था कि आधार कार्ड आपके लिए निवास प्रमाण पत्र तो हो सकता है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता, वो काफ़ी हद तक सिद्ध हुआ है। क्योंकि अगर इन फर्जी आधार कार्डों के नाम से अगर भारत की नागरिकता कोई ले लेता है, कोई भी विदेशी ऐसा घुसपैठिया हो जो आधार कार्ड बनवा कर अगर नागरिकता लेता है, तो भारत की इस अखंडता और एकता सुरक्षा के लिए भी कहीं से सही नहीं होगा। अब देखना होगा कि इन आधार कार्डों में जो फर्जी आधार कार्ड बने हैं इसमें कितनी गिरफ्तारियां होती हैं, किसके किसके शामिल होने की बातें सामने आती हैं। हालांकि STF दावा कर रही है कि इसमें तमाम गिरफ्तारियां हमने की हैं और आगे भी और गिरफ्तारियां करेंगे। ठीक है राघवेंद्र, आपके पास लौटूंगी। ईशा, आपके पास आते हुए देखिए ईशा, 1 तारीख को प्रधानमंत्री का दौरा है, पंजाब दौरे पर वो यहाँ पर आने वाले हैं, उसको लेकर पूरी तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं। आप बीजेपी कार्यालय के बाहर हैं, लेकिन इस बार क्या प्रधानमंत्री मोदी SC ST वर्ग को लेकर क्या बड़ी घोषणा कर सकते हैं, इस तरह की कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु रविदास जयंती पर पहुंच रहे हैं और पंजाब में 32% जो समुदाय हैं वो दलित समुदाय है और इनका वोट बैंक बड़ा ही अहम माना जाता है चुनाव में। और जिस तरीके से PMO की तरफ से भी अब साझा कर दी गई है जानकारी, 3:45 पर जालंधर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, आदमपुर एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो जालंधर एयरपोर्ट है उसका नाम श्री गुरु रविदास जयंती के ऊपर रखा जाएगा, जिसकी अहम घोषणा प्रधानमंत्री की जाएगी। और एक बड़ा अहम माना जा रहा है कि जो रविदास समुदाय हैं उनके लिए है, क्योंकि जयंती के ऊपर श्री गुरु रविदास जयंती पर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम रखा जाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका जो इनॉग्रेशन है नाम का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लुधियाना के जो एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग है उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो उसी का मैं जिक्र कर रही थी कि भले ही चुनाव 2027 के प्रथम में होने हो, शुरुआत में होने हो, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है श्री गुरु रविदास जयंती के जरिए जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो कल से बजाने वाली है और प्रधानमंत्री खुद इसकी शुरुआत करेंगे। भले ही इसे धार्मिक कार्यक्रम माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की नज़र है दलित वोट बैंक पर, रविदासी वोट बैंक पर। और यही वजह है कि जो डेरे के प्रमुख हैं निरंजन दास, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। पद्मश्री का जो अवार्ड का ऐलान भी है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने जब किया, तो उसी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे पंजाब में। और कल बजट भी आने वाला है, देखिए केंद्रीय बजट आएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री सीधा पंजाब पहुंचेंगे जालंधर। तो अहम ये दौरा, और इस दौरे के दौरान श्री गुरु रविदास जयंती पर जिस तरीके से जो रविदासी समुदाय है वो मांग कर रहा था कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए श्री गुरु रविदास के ऊपर, तो कल इसका ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और यहाँ पर देखना है कि जिस तरीके से करीब करीब माना जा रहा है कि 40 मिनट तक डेरे में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस दौरान जब वो अनुयायियों को संबोधित भी करेंगे तो क्या अहम घोषणाएं हैं वो करते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ईशा। महावीर, आपके पास आते हुए, महावीर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन आपके पास फिर से दोबारा आ रही हूँ। देखिए, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चला रही है बीजेपी सरकार, किस तरीके के मुद्दे लेकर जनता उनके सामने पेश हो रही है उत्तरकाशी में? बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर मैं बात करूंगा उत्तरकाशी की, तो उत्तराखंड, वैसे तो पूरे उत्तराखंड में जो है ये सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम कराया जा रहा है। उसी तरह मैं उत्तरकाशी की बात करूंगा तो उत्तरकाशी सीमांत जिला माना जाता है और यहाँ पे जो है जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लोग मुश्किल से पहुंच पाते हैं, मगर जो इन्होंने पंचायत स्तर पे ये कार्यक्रम किया है तो वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग अपनी समस्या को लेकर आ रहे हैं। और वहाँ पे जो है उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूंगा, विधायक खुद वहाँ पे मौजूद रहते हैं, जिलाधिकारी पहुंच रहे हैं और हर विभाग के, चाहे वो समाज कल्याण विभाग हो, कृषि विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो,
शिक्षा विभाग हो और चाहे वो बिजली विभाग हो, सभी विभाग के वहां पे पहुंच रहे हैं और लोग अपने अपनी समस्या रख रहे हैं। कुछ समस्याओं का तो समाधान वही वो किया जा रहा है, मगर कुछ समस्या ऐसे जिनका निवारण नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए लोग जो है गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो समस्या है इसको लगातार जो है हम कई वर्षों से कर रहे हैं, मगर इसकी पूर्ति नहीं की जा रही। जब जन जन सरकार के योजना चल रही है तो क्यों नहीं इस कार्यक्रम को यही किया जाए, क्योंकि हमारी जो जो समस्या है वह इसका निपटारा किया जाए। तो उसकी तरह हमने देखा है तो हजारों संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे इस समय जो है कह दूं बर्फबारी भी हो रखी है और मार्ग पूरी तरह से बंद है, वो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस समय जो कार्यक्रम को थोड़ा ढिलाई किया गया है और आगे बढ़ाया गया है। तो कई जगह तो कंप्लीट हो चुका है, मगर कई जगह अभी भी रुका हुआ है। जो सरकार के जो लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करना है, तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम जो है इस समय चल रहा है और उत्तरकाशी में खासतौर पर लगभग कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ यमुना घाटी में बचा हुआ, जो यमुना घाटी का जो क्षेत्र पड़ता है उस इलाके में इस समय बर्फबारी गिरी, बर्फबारी के कारण जो है मार्ग जो है काफी तरह से जो फिसलन भरे हैं, क्योंकि वहां पे जो है बर्फ गिरी और सुबह सुबह जो पाला गिर रहा है उसके कारण जो है वाहनों को दिक्कत हो रही है। भले जो लोक निर्माण विभाग हो या बीआरओ हो, वो लगातार जो है वहां पे जो है नमक का छिड़काव कर रही है, उसी तरह जो है वाहनों को पास करे, मगर रिस्क इस समय ज्यादा है, तो इसीलिए जो है इस कार्यक्रम को डिले किया गया। उसी तरह का मैं उत्तरकाशी की बात करूंगा। उत्तरकाशी में जो है लगातार हम देख रहे हैं दोनों धामों पे जो है शीतकालीन जो यात्री हैं यहाँ पे आ रहे हैं, पर्यटन जो है बर्फ का लुत्फ उठाने आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा समस्या हो रही है। उसी तरह का जिलाधिकारी की बात करूंगा। यहाँ पे जिलाधिकारी जो है एक विभाग से सभी विभागों को मॉनिटरिंग कर रखा है और जवाब देही बना रखा है कि आप लोगों का ये काम है कि किसी तरह की समस्या न हो। जिस तरह स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि आपने एएनएम और आशा को मेडिकल की पूरी सुविधाएं करें। गांव में जो गांव दूर दराज के गांव है, जिन जगहों बर्फ गिरी और मार्ग बाधित है, वहां पे जो है आप किसी भी तरह से जो है मेडिकल की सुविधा करें। जिस तरह सर्दी जुकाम बुखार या बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को या श्वास जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, उनके लिए जो है जो समस्या का समाधान वहीं पे करना। उसी तरह जो है जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कहा गया है कि आप कम से कम 7 दिन पहले उनको जो है उन दूर दराज इलाकों से लेकर जो है शहरों में कहीं उनके परिवार के नजदीक कहीं शिफ्ट कराए। उसी तरह जो यहाँ पे अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जिन जगहों सबसे ज्यादा जो है ठंड मौजूद हो, ठंड इस समय जो है पड़ी हुई है, वहां पे जो है अलाव की व्यवस्था की जाए। तो जिलाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार हर विभाग को हिदायत दे रहे हैं कि किसी तरह की कोई समस्या, भले कुछ जो अभी लोक निर्माण के जो मार्ग हैं वो अभी भी बाधित है, अभी भी खुल नहीं पाए, क्योंकि बर्फबारी के कारण जो है पेड़ गिर गए थे या लैंडस्लाइड हो गया था, उसके कारण अभी बाधित है। भले वहां पे जेसीबी पोखली लगातार काम कर रहे हैं, मगर आने वाले समय में फिर से अगर बर्फबारी होती है, मौसम बिगड़ता है, तो निश्चित तौर पर जो है लोगों को यहाँ पे समस्या। भले किसान यहाँ पे भी खुश हैं, क्योंकि जो थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई थी उसके कारण जो है किसान काफी खुश है, क्योंकि जो सेब के बागवानी के लोग हैं उन तक जो है काफी बर्फबारी हुई है, तो उनको थोड़ा सा फायदा है। मगर जो और भी लोग हैं उनको थोड़ा सा किसी तरह जो समस्या है वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि पहाड़ों में बर्फबारी हो तो शाम सुबह की जो ठंड है वो कड़ाके की ठंड होती है, उसके कारण जो है लोगों को समस्या हो। उसी तरह की मैं बात करूंगा उत्तरकाशी, सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा है उत्तरकाशी जो है कूड़े के कारण जो है उत्तरकाशी में जो है बहुत कुछ हाहाकार मचा था। लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया था। अभी मैं बता दूं उत्तरकाशी का मेन गेट पड़ता है तामाखानी, वहां पे जो है लगातार कूड़े का डंपिंग किया जाता था और वहां पे कई हजारों टन कूड़ा पड़ा हुआ है, जिसको लोग ये नगर पालिका जो है लगातार उसको हटाने की कोशिश कर रही है। मगर कुछ लोग इस समय जो है धरने में बैठे, जिनको आज जो है 15-20 दिन के आसपास हो चुके हैं, वो अभी धरने में बैठे हैं और अभी तक वो उठे नहीं। और भले जो लोग नगर पालिका है वो कह रहे हैं हम कूड़ा हटा रहे हैं, उनका कहना है कि हमने 90% कूड़ा वहां से हटा दिया गया है, मगर अभी भी जो 10% कूड़ा वहां बचा है उसके लोग वहां पे विरोध में बैठे हैं। उसी तरह की मैं बात करूंगा चिन्यालीसोड़ में कल एक घटना हुई थी, उसमें जो है जो कृषि विभाग केंद्र है वहां पे जो कुछ कर्मचारी को जो है वहां हटाया गया था, उसके विरुद्ध में वहां पे काफी लोगों ने आक्रोश किया, धरना प्रदर्शन किया, जिसके लिए वहां के जो नगर पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष है उन्होंने जो है दखल किया और उन्होंने जो है विभाग को फटकार लगाई है कि आप किसी तरह से जो है जो कर्मचारी हैं उनको हटाएं ना, आप किसी तरह से उनको व्यवस्थित करें। तो लगातार जो है उत्तरकाशी की जो समस्या है आप देखी जा सकती है। और अभी मैं बता दूं जो मौसम पूरी तरह से साफ है और लगातार जो है पर्यटन का जो है यहाँ पे आवागमन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राणा, अभी मौसम साफ है, लेकिन आईएमडी की तरफ से बर्फबारी का अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उनको किस तरीके से अलर्ट किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते हैं बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन बड़ी घटनाएं भी हो जाती है इसी बीच। बिल्कुल निश्चित तौर पे, तो उसके लिए जो है आपदा प्रबंधन को जो है जिलाधिकारी ने खुद मॉनिटरिंग करते हैं। आपदा प्रबंधन को हिदायत दी गई है कि आप इस तरह की अगर कोई समस्या होती है तो आप इसका समाधान कैसे करेंगे, उसके लिए पहले मॉक ड्रिल की जाती है। और लगातार हमने देखा यहाँ पे स्थानीय लोगों के लिए भी इसको भी तैयार किया जाता है। अभी भी जो है जिला प्रशासन की तरफ से जो है प्रत्येक गाँव में लोगों को मॉक ड्रिल कराई जा रही है, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर कभी भी लैंडस्लाइड होता है या बर्फबारी के टाइम पे कोई समस्या तो आप कैसे उसमें से उभरेंगे, तो ये ट्रेनिंग लगातार चल रही है। अभी जिलाधिकारी की तरफ से जो है प्रत्येक गाँव में जो है ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खासतौर पर स्कूलों में बच्चों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। उसी तरह जो जिलाधिकारी है उन्होंने भी जो विभाग है यहाँ पे, चाहे लोक निर्माण विभाग हो या बीआरओ हो, उनको साफ
निर्देशित किया है कि आप जो है अपने जेसीबी पॉकलैंड उन लैंडस्लाइड इलाकों में जहां उन लैंडस्लाइड को चयनित कर रखा है, मैक्सिमम कितने लैंडस्लाइड है, कम से कम अगर मैं बता दूं उत्तरकाशी में 16-17 ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड स्थिति पैदा होती है बर्फबारी के कारण। तो उन जगहों को चयनित करके वहां पे जो है बीआरओ की टीम जो है मौजूद है, जेसीबी पॉकलैंड वहां पे मौजूद रखे गए हैं और सभी जो है इस समय जो है चाहे वो पटवारी हो या ग्राम विकास अधिकारी हो, उनको जो है अपने क्षेत्र में रहने को कहा गया है कि जब तक जो है मौसम पूरी तरह से सही नहीं होता, जिस तरह अलर्ट बार बार आ रहा है और आया भी था पिछली बार देखा हमने तो बर्फबारी हुई थी, उसके कारण जो काफी दिक्कतें आई, तो विभाग को पूरी तरह से अलर्ट मोड पे रखा गया है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे इस समय जो है पेयजल विभाग हो या बिजली विभाग हो, सभी को हिदायत दी गई कि आप अपने अपने क्षेत्र में रहिए। जो जेई है वो खुद मौके पर जाए, अगर किसी तरह से कहीं पे तार टूटती है, किसी तरह से बिजली आपूर्ति ठप होती है, तो आप किस तरह से उससे निपटे और जल्दी से जल्दी उस जो बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महावीर, ठीक है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि घर से कम निकले, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बर्फबारी वहां पर देखने को मिल रही है वो आगे जाकर मुसीबत खड़ी कर सकती है। हापुड़ से हमारे संवाददाता जो जुड़े हुए हैं उनसे भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। राजकुमार, आपके पास आते हुए। राजकुमार, देखिए लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और अभी हाल ही में जो बारिश हुई है उससे किसानों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन इस तरीके की अगर बारिश होती रहे, ओलावृष्टि भी बीच में देखने को मिली, इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल सोनिया, जिस तरह से मौसम विभाग की माने तो 1 तारीख से 3 तारीख तक का जो हल्की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, हालांकि अगर हल्की बारिश होती है तो किसानों को इससे लाभ जरूर होगा, मगर कहीं अत्यधिक बारिश होती है तो कहीं ना कहीं हापुड़ में की बात करें तो हापुड़ में कहीं ना कहीं आलू की जो फसल है वो काफी मात्रा में होती है। आलू की फसल को कहीं ना कहीं अत्यधिक बारिश से नुकसान भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हल्की बारिश से तो किसानों के चेहरे जरूर खिल सकते हैं, मगर अत्यधिक बारिश होने से कहीं ना कहीं किसानों की फसल को काफी नुकसान भी हो सकता है। तो हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा अनुमान जताया जा रहा है हल्की बारिश का, तो वहीं दूसरी तरफ की बात करते हैं तो जिस तरह से यूपी में कहीं ना कहीं कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। लगातार जो कोहरे की जो घनी चादर है वही बनी हुई है और आपको बताते हैं जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का जो असर है वो मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। हालांकि जिस तरह से अब लगातार कहीं ना कहीं पिछले दिनों की बात करते हैं तो पिछले दिनों जिस तरह से धूप जो निकली थी तो कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन था वो काफी उसको राहत मिली थी, मगर जिस तरह से अब लगातार आने वाले 2-3 दिन कड़ाके की ठंड और कोहरे को लेकर कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले जिस तरह से अभी अगर और फरवरी माह में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। सोनिया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।